इंदिरा गांधी के समय पर क्या था इसके बारे में बात करेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई जो हम टैकल नहीं कर। इंदिरा गांधी के टाइम के बारे में आप सबको आइडिया होगा क्या हुआ था। क्या हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम, क्या बेसिक इश्यूज थे। पहला इशू बताओ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है तब क्या था? पहला सबसे बड़ा इशू जो इंदिरा गांधी के समझ था, ऑल्दो जिसको इन्होंने कभी सॉल्व नहीं किया। देश की पहली प्रधानमंत्री हैं जो शासनारूढ़ प्रधानमंत्री की हत्या के बाद गद्दी बैठ गई। एक पॉलिटिकल टर्मोइल ऑलरेडी चल रहा है कांग्रेस के अंदर, तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है कंट्री हमारी। और कंट्री खुद स्टेबल नहीं, क्योंकि वॉर खत्म हुई थी, अभी ताशकंद गए थे, 65 की वॉर जीत के और मर गए। तो इनके कई बेसिक आइडियोलॉजीज जो थी वो बहुत वीकनिंग पोजीशन में, और ये वीकनिंग पोजीशन पे ऐसी हैं कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, शास्त्री के बाद ये जब गई हैं तो इन्होंने हर जगह अपने आप को नेहरू की बेटी की तरह रिप्रेजेंट किया। ये इंटरनेशनली कहीं पर भी नेहरू की बेटी बन गई, आई एम द डॉटर ऑफ नेहरू। तो नेहरू की बेटी बन के गई है, इसका मतलब समझिए क्या, नेहरू इंटरनेशनली ज़्यादा सुपीरियर है। नेहरू ने जो काम किया वो बेहतर किया है, और नेहरू ने बेहतर काम किया, इसी कारण इनको हर जगह पहचान नेहरू के नाम से लेनी पड़ी, और नेहरू की वैल्यू के चक्कर में आगे बढ़ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इनके साथ चैलेंज क्या था। पहला चैलेंज था, भारत आज ट्रस्टफुल कंट्री नहीं मानी जा रही। क्यों? क्योंकि भारत युद्ध हारा भी है और 65 में सेटलमेंट भी किया, और सेटलमेंट के बाद उस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट बाहर मार दिया जाता है और कंट्री कुछ नहीं कर पाती। ऑस्ट्रिया जैसी छोटी सी कंट्री थी, आपको पता है, उनके एक छोटे से किंग थे, बिल्कुल छोटे से, उनको किसी ने बाहर मार दिया दूसरी कंट्री में। भाई साहब, वर्ल्ड वॉर हो गई थी, और हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री मार दिए गए। दुनिया में कहीं भूचाल नहीं आया। शॉकिंग है ना, क्योंकि उस टाइम पे भारत की दशा कुछ ऐसी थी कि कोई लड़ नहीं सकता था। आज आप मार दो मोदी को, आज आप मार दो अमित शाह को, सब तीसरा विश्व युद्ध अपने आप घोषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भारत उस स्थिति में है कि वो लड़ सकता है। उस समय भारत उस स्थिति में था, वो खुद को बचा सकता है, लड़ तो नहीं सकता। ये एक समस्या थी। भारत के समय पे जब भारत आया तो कुछ ये कंडीशन हमारे देश की चल रही थी। ये है, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, राइट, सर मानिक शॉ। एक पिक्चर आई थी मानिक शॉ, देखी है? देख लेना। इंदिरा गांधी को स्वीटी बोलते थे, स्वीटी सुपारी वाली स्वीटी। तो एक ये हैं, एक मुजीबुर रहमान है, एक पाकिस्तान के कर्नल साहब हैं, और एक हमारी इंदिरा गांधी है। ये चार पिक्चर हैं। ये जो है, ये एक संधि है जो हराने के बाद हमने साइन की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 16 दिसंबर को हुई थी, जिससे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कंडीशन थी जो हमारे सामने है। यही एक इमेज है जो मुझे इंदिरा गांधी पे प्यार बरसा। इफ एनीबडी सेज डू यू लव इंदिरा गांधी, आई लव इंदिरा गांधी ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने हमारे एक कोने से तो एक कंट्री को खत्म ही कर दिया, वरना दोनों साइड पाकिस्तान होता आज, तो हम ज़्यादा परेशान होते। आज बांग्लादेश हम थोड़ा सुकून में। बांग्लादेश क्राइसिस क्या थी, कौन बताएगा? किसी को पता है? इसको देखे बिना पढ़ाया मैंने बांग्लादेश क्राइसिस बहुत अच्छे से। एनीबडी नोज व्हाट इज द, सर स्क्रीन इजंट क्लियर, ओके। अब क्लियर है? हाँ बेटा, बांग्लादेश क्राइसिस क्या थी, कौन बताए?
यहाँ पर दो चीज़ें हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ ये हुई कि शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पापा थे, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बटे हुए थे उस टाइम पे। कौन से दो पाकिस्तान थे? एक ईस्ट था, एक वेस्ट था। चलेंगे नहीं, इनको बच्चों को दिखेंगे। स्क्रीन शेयर होगी तो फिर दूसरा लॉजिक लेके चलो। एक था बेटा ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान इधर था, ईस्ट पाकिस्तान इधर, इंडिया के। हाँ ऐसे। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बंगाली था, मतलब वहाँ पर जो कस्टम ट्रेडिशन थे वो बंगाली स्पीकिंग लोग थे और वो उर्दू बोलने से बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान ने कहा कि अब से यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? उर्दू। तो इन्होंने कहा भाई हम तो तुमसे बिल्कुल अलग है, उर्दू हम क्या रखे, क्या रखना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन कराते हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान क्या चाहता था, ईस्ट पाकिस्तान को एक कॉलोनी बना के रखे और इसको लूटे और यहाँ के लोग हमसे दबके रहे। अच्छा ईस्ट पाकिस्तान क्या कह रहा था, हमारे यहाँ भी एक गवर्नमेंट हो जो वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में तो रहे बट वो डेवलपमेंट हमारे लिए करे। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान में 98% इलेक्शन जीतने के चक्कर में, सीट जीतने के चक्कर में इनका नेम फेम बढ़ जाता है। वेस्ट पाकिस्तान इनको बुलाती है और इनको जेल में डाल देती है। जीते हुए बंदे को जेल में डाल देती है पर इनको वहाँ सरकार नहीं बनाने देती मुजीबुर रहमान। जब ये करती है तो बंगाल की यूनिवर्सिटी में एक होता है बंगाल मास्केयर, बहुत खतरनाक मास्केयर होता है। उस टाइम पे क्या होता है, बंगाल यूनिवर्सिटी में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आर्मी को पाकिस्तान वेस्ट भेजता है और उन सारे बच्चों को गोली मरवा देता है। उस दिन पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में हर एक महिला, हर एक बच्चे, हर एक पुरुष को गोली मारना स्टार्ट किया, रेप किया, गोली मारी, सब किया। तो बांग्लादेश के लोग जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भारत के बॉर्डरिंग एरियाज में आने लगे। कहा जाता है विद इन 3 और 4 मंथ्स 1.5 से 2 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भारत के अंदर आ चुके। इंदिरा गांधी इस समय में भी शांत बैठी हैं, वो विश्व मंच पर जाकर लोगों को इस स्थिति से अवगत करा रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि भारत को हम रीसेटल कर दें और बांग्लादेश वाले इशू को हम समाप्त कर दें। इस समय पर इतना करने के बाद भी ये लोग जो हैं, फॉरेन पावर्स जो हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, वो इंडिया की नहीं सुनते। इंडिया ने कहा ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, हम यूएन के मेंबर हैं, हम आपको समझा रहे थे, सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, अपने रिफ्यूजीज के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आप कोशिश करिए ना सपोर्ट करने की। इंडिया से कहा तुम अपने हिसाब से करो। इंडिया ने प्लान किया कि इसको हम कैसे टैकल करें, तो उन्होंने एक सेना बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। ये मुक्ति वाहिनी सेना जो थी बांग्लादेश के सैनिकों को भारत के अंदर ट्रेन करके, भारत के द्वारा उनको वेपन्स प्रोवाइड करा के बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी से लड़ने का काम दिया गया मुक्ति वाहिनी सेना को। इसका काम क्या था, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेशी भारत में ट्रेन होकर लड़े। अभी भारत वॉर में नहीं घुसा, भारत रिफ्यूजीज को सेटल करने की कोशिश कर। तभी वेस्ट पाकिस्तान को आदत हो गई, जैसे जापान की आदत थी ना, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था अमेरिका को उकसाने के लिए, सेम इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा भारत के सारे एयरबेस उड़ा दो। इन्होंने पंजाब, गुजरात, है ना, आगरा, इन सारे एयरबेस पे बॉम्बार्डिंग कर और हमारे एयरबेस उड़ा दिए। अब एयरबेस उड़ा दिए तो अब इंडिया युद्ध में था नहीं, युद्ध में तुमने इसे डाल दिया ज़बरदस्ती। अब इंडिया ने युद्ध करना स्टार्ट। जब इंडिया ने युद्ध करना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक सिचुएशन बनी। वो सिचुएशन ये बनी कि यूएसए ने इमीडिएटली कहा, ये स्लाइड में नहीं होगा, यूएसए ने कहा मैं अपनी नेवल शिप्स भेज रहा हूँ, मैं अपने नेवल शिप्स भेज रहा हूँ जो इंडियन ओशन में है। विद इन 15 डेज कहाँ पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। इंदिरा गांधी दौड़ के चली गई किसके पास, यूएसएसआर के पास, और इसने साशर्त, मतलब बिना किसी शर्त के, ठीक है, शासक ने विदाउट एनी ओन कंडीशन इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 साइन कर दी। 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 70 में हुई थी उसको साइन कर लिया और इसने यूएसएसआर से कहा आप मेरी मदद करो।
यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने, ये इंडिया है, इस जगह अपनी सबमरीन्स लगा दी। इस रीजन में यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन्स लगा दी और यूएसए की जो नेवल शिप्स आने थे वो यहां खड़े, और इसने कहा तुम आगे बढ़ोगे तो हमसे लड़ना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन। यूएसएसआर ने जब अपनी सबमरीन लगाई तो उसने इंडिया से कह दिया यू हैव लेस देन 15 डेज टू एंड दिस वॉर। मतलब यूएसएसआर ने ये नहीं कहा मैं परमानेंट रोकूंगा, उसने कहा 15 दिन के अंदर तुम्हें इस युद्ध को खत्म करना है वरना तुम हार जाओ। तो इंडिया की मदद इस टाइम पे यूएसएसआर ने करने की तैयारी कर ली। दूसरा, ये पाकिस्तान वेट कर रहा है कि मेरा दोस्त आएगा मुझे बचाएगा। दोस्त को रास्ते में फंसा दिया, फिर इस दोस्त ने टेलीग्राम भेजा कि इसको इस वाले दोस्त को कहा सुनो इंडिया पर अटैक करो। फिर 1971 की संधि काम आई, इसने कहा करके दिखाओ। कहा वहां तो सबमरीन ही खड़ी है, हम तो पूरा ऊपर बैठे हैं, करोगे? सोचिए, पाकिस्तान को सपोर्ट दो लोग कर सकते थे, चाइना और यूएसए, बट इन दोनों को एक अकेली कंट्री ने भारत के लिए संभाल लिया जिसका नाम था यूएसएसआर। सोवियत संघ ने हमें युद्ध जीतने में वेपनरी हेल्प नहीं दी, पर हमें प्रोटेक्ट करने का काम यूएसएसआर ने कर लिया। यही रीजन है कि आज भी हम रशिया को नहीं छोड़ते, क्योंकि रशिया जब हमारी अड़ी होती है ना कहीं पे तो हमारे साथ खड़ा होता है। आज भी रशिया हमारा दुश्मन नहीं है। रशिया इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। इस चक्कर में इस समय दुनिया में कोई साथ देना दे इसने दिया, और इंडिया ने कहा that we are not having that war to conquer any territory of West Pakistan. This is a war of liberation for East Pakistan. मतलब उन्होंने इंटरनेशनली कहा मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं बांग्लादेश को आज़ाद कराने आया। युद्ध किया हमने। अच्छा, 71 तक हमारे वेपन सुधर चुके थे, हमारी आर्मी को 65 के बाद 6 साल मिल चुके थे। मानिक शाह ने कहा हरा के तो रहेंगे तुम। बेटा हम लोग पेशावर कराची तक अपनी सेना लेके बैठे थे। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? पेशावर कराची। हमारी आँख में भी इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे हुआ था ना कल, वही हो रहा है। धुएं से होता है, तो सेफ रखना जरूरी है बेटा। जितने बच्चे यहाँ हैं सबको याद रखना है, धुआं जो होता है वो आँखों को इन्फेक्ट करता है, और ये जो धूल चलती है और जो धूल धक्कड़ चल रहा है उसमें आप लोग चश्मा जरूर पहनें। बाहर बिल्कुल ना जाएं, बाहर जाएंगे जो धूल है उसमें पॉल्यूशन भी है, छोटे छोटे ग्लास हैं, माइक्रोफाइबर्स हैं, तो आपकी आँख खराब करते हैं। ठीक, ये सबको ध्यान रखना। ये वाली ये 1971 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में तो हुआ था। 1965 में पहला युद्ध हुआ, 1971 में दूसरा हुआ। 1965 में शास्त्री थे, 1971 में इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान जब किया था पाकिस्तान ने वॉर 65 में की, पाकिस्तान ने वॉर 47-48 में की, पाकिस्तान ने वॉर 1971 में की। तीसरी है, 2 फुल फ्लैश वॉर है। 2 समझना क्या, 2 फुल फ्लैश वॉर है, 2 क्या है हाफ वॉर है। हाफ वॉर का मतलब क्या होता है? 1947 की जो वॉर है वो हाफ वॉर है, और 1999 की वॉर हाफ वॉर है। बाकी 1971 और 1965 ये फुल फ्लैश वॉर मानी जाती है, पूर्ण रूपेण युद्ध है। ठीक। इंडिया ने पेशावर कराची में बैठ के फिर बोला इनसे भाई साहब बताओ करना क्या है। सोचो हम पेशावर कराची जीत चुके थे, हम ये हमसे कश्मीर मांग रहे थे, अभी हमसे पेशावर कराची मांग रहे थे। अगर हम ईमानदार ना हो, हमने कहा तुम पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कर दो, हम आपको छोड़ देंगे, और हमने इनको छोड़ दिया। हमने सारे वेपन्स दे दिए, इनके सारी टेरिटरीज दे दी, सारे सैनिक वापस छोड़ दिए। तो हमने कहीं ना कहीं इनका प्रॉपर मैनर में साथ दिया और इनको पूरी तरह फ्रीडम दे दी। हमने इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। हमने इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सीधे लिखा है कि भारत ने रिफ्यूजीज इशू को इंटरनेशनली उठाया, और हम बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। हम मॉरलिटी ग्राउंड पे एकदम चुपचाप चल रहे थे। हम अपने मॉरल्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि उसके अगेंस्ट जाएंगे। हम उनको मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग में थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि आप अपनी लिबरेशन ले लें, है ना। पाकिस्तान का इंडिया ने षड्यंत्र रचा है, इसीलिए बांग्लादेश में ये हो रहा है।
सपोर्ट फॉर पाकिस्तान कहाँ से आया, देखो लिखा है, कहाँ से आया बेटा, यूएसए और चाइना से। इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, 20 साल के लिए फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। ट्रीटी ने हमें तुरंत सपोर्ट दिया और इसी सपोर्ट से उस समय हम जीत गए। तो अगर कोई ये कहे 1971 की बैटल इंडिया ने क्यों जीती, तो बेटा 1971 की बैटल इंडिया ने जीती थी मात्र एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। अगर यूएसएसआर हमारे साथ ना होता तो शायद हम ये बैटल भी हारते। 1971 की बैटल जीतना हमारे लिए और मुश्किल हो जाता अगर हम इस बैटल को ठीक से ध्यान ना देते तो ये चीज़ हमने प्रॉपर मैनर में कर ली थी। देख लो कितना टाइम हमने लिया, 15 दिन दिए गए, हमने कितने दिन लिए, 10। हमने कहा भाई तुम ज़्यादा दिन दे रहे हो, यूएसएसआर ने कहा 15 दिन है, कह रहे 10 दिन बहुत है, तुम चिंता ना करो। ठीक है, 10 दिन में हमने सब कुछ कर लिया और 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी आर्मी को हमने सरेंडर करा दिया। और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 2 जुलाई 1972 को, और फिर से शांति बहाल हुई। 2 जुलाई 1972 को हमने बैठकर एक पीस कॉन्फ्रेंस साइन की और इस पीस के साथ हम दोनों शांत हुए। इसके बाद हमने कोई युद्ध नहीं किया। शिमला डिक्लेरेशन इन दोनों व्यक्तियों के बीच में हुआ था। भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी आपके सामने बनी हुई हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। यही 2 व्यक्तित्व हैं जिन्होंने युद्ध किया और युद्ध को समाप्त भी किया। इन दोनों ने सबसे पहले ट्रीटी साइन की, उसके बाद ये ट्रीटी साइन होने से पहले पता है कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? सरेंडर किया था पाकिस्तानी आर्मी ने। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट 1965 में शास्त्री का हुआ था। उसमें बस ये पीसफुली हम रिजॉल्व करेंगे। अब वो माने कोई ना माने, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ताशकंद हमारे लिए एक फेलियर है। ताशकंद सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि शास्त्री साहब मान दिए। और मैं आज भी कहूंगा अगर जवाहरलाल नेहरू को 5 साल और मिल जाता तो शायद हम दूसरी बैटल भी हारते। मजाक की बात नहीं। सर ये आपने कहा था ये इंदिरा गांधी ने, हाँ हो सकता है, मैं फिर बोलूंगा सपोर्ट कर रही थी। किसको सपोर्ट कर रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने उस समय सबको उम्मीद थी, इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उस समय इनको प्रसारण मंत्रालय दिया गया इंदिरा गांधी को। सूचनाओं में प्रसारण मंत्रालय की मंत्री बनाई गई इंदिरा गांधी उस समय। इंदिरा गांधी स्वतः चाहती थी कि उनको प्रधानमंत्री की गद्दी मिले। वो उन्होंने कब जब जाहिर किया पता है? जब इमरजेंसी से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी सीट को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और कहा आने वाले 5 साल तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। इन्होंने 5 साल तक इमरजेंसी लगाने का प्लान बना लिया। इससे आपको पता चलता है इंदिरा गांधी सत्ता भोगी थी। शी वॉज अ ग्रीडी फॉर पावर और उनकी पावर ग्रीडी ने उनको बर्बाद किया। इंदिरा गांधी पावर ग्रीड में फंसी। अगर वो पावर के लिए ग्रीडी नहीं होती तो शायद सिचुएशन आज कुछ और होती। इंदिरा गांधी की शक्ति बहुत अच्छी थी। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी महिला है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत किया। मैं हर चीज आपके लिए मानता हूँ, पर यहाँ पर बात ये आती है कि इंदिरा गांधी पावर ग्रीडी थी, हाँ थी। कहाँ लिखा है बाबू? कहाँ? बुक बताओ। यूट्यूब यार वो ज्ञान का अथाह सागर है, वहां पे मत जाए। उन्होंने कहा कि नेहरू जी की डेथ हो गई इसलिए डिप्रेशन में हैं। ये कौन बेवकूफ़ पढ़ा रहा है आपको? कौन महान अनुभाव हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया? भाई जिसने बनाया है उसके चैनल पे आग लगा दो। देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताएं। इंदिरा गांधी वॉज कीन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ड्यू टू द रूल डेट सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर जो स्वतंत्रता सेनानी थे शास्त्री वॉज अलाइव, तो शास्त्री जी को गद्दी पे बैठाना जरूरी था। और जैसे शास्त्री मरे वैसे इंदिरा गांधी ने नेहरू की सारी फिलॉसफी दोबारा स्टार्ट कर दी। इसके बाद क्यों नेहरू फैमिली के पास ही रहा गद्दी और कांग्रेस? कभी ऑब्जर्व किया? कांग्रेस इज नॉट द कांग्रेस, कांग्रेस इज द गांधीयन फैमिली एंड दैट नॉट द गांधीयन फैमिली, दैट इज द नेहरूयन फैमिली। ठीक, तो उसका इशू ही बिल्कुल है।
शिमला एग्रीमेंट में क्या आया? शिमला एग्रीमेंट में क्या आया? एक्सेप्ट सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इंडिया हैज एग्रीड टू रिटर्न पाकिस्तान टेरिटरी इट हैज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग। पहले इंडिया ने कहा ठीक है जितना हमने जीता है सब तुम वापस ले लो, में कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान ऑल्सो प्लेस टू रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल नॉट टू अल्टर अनइलिटरली। अब इसने कहा यूनिलैटरली ये इस चीज़ को नहीं लेगी। इन्होंने कहा कि भाई जो आपने LOC बनाई है हम उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, प्रॉब्लम कभी और पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन LOC एंड परमानेंट बॉर्डर। LOC एंड परमानेंट बॉर्डर में क्या डिफरेंस? ये इसलिए आया था 2010 से 2013 तक मनमोहन सिंह लगातार चिल्लाते रहे कि POK तुम अपने पास रख लो, जितना कश्मीर है उसमें हम परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने को तैयार हैं, भला हो पाकिस्तान का। उसने कहा नहीं, हमको पूरा चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता था कि LOC एंड परमानेंट बॉर्डर में क्या अंतर है। तो LOC का मतलब था लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द टेम्परेरी बॉर्डर दैट कैन बी अल्टर्ड एंड चेंज। अंतरराष्ट्रीय कोई भी सीमा अगर LOC या LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ चाइना, अगर ये दोनों लाइनें हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है वहाँ पे, तो इसका मतलब है ये बॉर्डर जो है टेम्परेरी बना हुआ है और इसमें अल्ट्रेशन भविष्य में होंगे। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। और अगर मनमोहन की बात मान लेता पाकिस्तान तो आज हम लोग कुछ ना होता। आज हमसे उम्मीद तो है POK हमारा होगा कभी। मैं सच बताऊं, हो ना हो फर्क सच में किसी को नहीं पड़ता। इस देश के वासियों को पाकिस्तान जाने से, कश्मीर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि एक इमोशनल सेंटिमेंट UPSC एस्पिरेंट और टीचर की तरह हम लोगों के पास है और कुछ राजनीतिक मोटिव से। वरना जो पाकिस्तान के पास POK वो भी डेवलप नहीं है, जो इंडिया के पास है वो भी डेवलप नहीं है, जो अस्कई चीन चाइना के पास है वो भी डेवलप नहीं है। हर जगह तो मिलिट्री खेल रहे हैं, है ना। फिलहाल LOC बनी, इसको नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि हम अपने इश्यूज जो हैं बैठ के बात करेंगे, उसके थ्रू सुलझाएंगे। इंडिया एग्रीड करती है कि जितने भी प्रिजनर्स हमने आपके पकड़े हैं आपको सब दे देंगे। और इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को जो है आप आज़ाद कर दीजिए। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या मिला? इससे फ़ायदा इंदिरा गांधी को मिलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की गुडविल बढ़ जाएगी। एक ऐसी नेता जिसको कोई नहीं जानता था, उसने कंट्री स्वतंत्र करा दी। बताओ, काले बाल के बीच में एक लाल धारी पत्ती लेकर सफ़ेद वाली मैडम जी ने देश खत्म कर दिया। का नाउ नो मोर ईस्ट पाकिस्तान भाइयों और बहनों, फ्रॉम टुडे इट्स बांग्लादेश। एंड इसका नेशनल एंथम भी हमार सुनार बेंगलोर। खत्म भाई साहब। एक बॉर्डर था जो अनरेस्टफुल था, उसको हमने रेस्टफुल बना दिया। हमने कहा यहाँ से ज़्यादा शांति कहीं रहेगी नहीं, यहाँ पर बंदूक की जरूरत ही नहीं है, लाठी लेके गैया भैंस आको बस। इंदिरा गांधी ना होती तो आज ईस्ट पाकिस्तान का दंश होता। तो सबसे अच्छा काम उन्होंने किया। इंडिया ने अपनी लॉस प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल कर ली, क्योंकि 10 दिन में बैटल जीतना बहुत बड़ी बात है। और 10 मिलियन रिफ्यूजीज़ को वापस उनके घर भेज दिया गया। रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम को इंडिया ने अपने रिसोर्सेज के साथ सॉल्व किया। इंडिया एक रीजनल पावर साउथ एशिया में बनी और वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की पावर थोड़ी बढ़ी। पाकिस्तान ने जो किया क्लियर है कि गलत किया, वो दिख रहा था लोगों को। तो यहाँ से क्या हुआ, इंडिया का थोड़ी हाइट हमने भविष्य के लिए विश्व जगत में बढ़ा दी। और इसके बाद शांति के लिए हमने कोशिश की कि इंडिया और ये साथ मिलके रहें। अब इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चाइना और पाकिस्तान के साथ बदलने का टाइम आएगा। याद रखना 1962 से लेकर 1971-72 तक हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं। इसके बाद क्या होता है, इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज 71 में दिखाता है, फिर 74 में न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट करके कौन सा था, बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, पोखरण। तो स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट करके बता देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। इसके बाद 1975 में सिक्किम को मर्ज कर लेते हैं। सिक्किम फुल फ्लेश राज्य बन जाता, ऑटोनॉमस राज्य को छोड़ के और प्लेबिसाइट के थ्रू भारत के अंदर जुड़ जाता।
अब इसके बाद इंडिया चाहती थी कि हमारी डिपेंडेंसी यूएसएसआर पे खत्म हो 1971 की ट्रीटी के बाद। चाइना भी चाहता था कि सोवियत इन्फ्लुएंस जो है साउथ एशिया में थोड़ा खत्म होना चाहिए। तो वापस इन लोगों ने डिसीजन लिए और ये कहा कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ बनाने को तैयार हैं और हम दोबारा इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करेंगे। और इसका जवाब चाइना ने पॉजिटिवली दिया, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स इंडिया में भेज दिए। समझिए 62 में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो रहे हैं वो 74 के बाद फिर से बनाए जा रहे हैं। चाइना के साथ 62 से हमने बात नहीं की थी, पर 74 में हमने कहा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, कब तक लड़ेंगे आस पड़ोस में रहकर, चलो और दो लोग बैठ के खीर खा रहे। हमने खीर खाने की बात की, चाइना ने दूध ही भेज दिया। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए बात की, उन्होंने कहा हमारे डिप्लोमेट्स पहले ले लो तुम, ठीक। तो एक पॉजिटिव अप्रोच इन्होंने बना के आपके सामने रख दिया। ये इंदिरा गांधी और चाइना के जो जनरल थे उनकी मुलाकात है। तो वो क्या रहते हसीना मान जाएगी, हसीना शर्मा गई। ठीक। अब यहाँ पर भाई ये इसलिए बनाया गया कि हमारे ट्रेड रिलेशन और कल्चरल रिलेशन पॉजिटिव हो और हम उनको अच्छा बना पाए। तो ट्रेड और कल्चरल रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए हमने ये रिलेशन बनाने की कोशिश की और प्रॉपर्ली बनाई। ठीक। इसी तरह भारत पाक के साथ रिश्ते खराब थे, पर 1972 के शिमला समझौते के बाद भाई साहब यहाँ पे भी हमने शांति ली। इंदिरा गांधी ने कहा कल से डिप्लोमेट तुम्हारे आ जाए, वरना साइन नहीं करूँगी। इसने कहा मैडम जी आप आज ही रात में ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमने इतना डरा दिया था, इतने दहशत में ले आए थे कि 99 तक उसकी औकात नहीं हुई लड़ने की। इंदिरा गांधी ने इतना डराया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान सपनों में सोचता था हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इतना हमने मारा था उसे 10 दिन में। ये थी हमारी डिप्लोमेसी इन लोगों के साथ में। अब आते हैं सोवियत यूनियन के साथ संबंध कैसे थे। तो भारत के सोवियत यूनियन के साथ संबंध कैसे थे, इसके बारे में बात करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय किसके संबंध किसके साथ कैसे थे। जिसके संबंध जिसके साथ कैसे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी संबंध आपके चलेंगे। मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही। हो जाता है कभी कभार, उसमें हम भी कुछ कभी कभार हो जाता है। आवाज़ आना जाना एक कॉमन चीज़ है। आते जाते आवारा खूबसूरत लबों पे कभी कभी इत्तेफाक से आवाज़ चली जाती। चलो चलते हैं नए बोर्ड पे। नए बोर्ड पे अब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। चलो यहाँ पर बात हो रही है कि इंदिरा गांधी के समय पर भारत के संबंध रशिया से कैसे थे। एक साइड पाकिस्तान है बच्चों, एक साइड इंडिया है। दोनों बहुत अच्छे देश हैं, दोनों में बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों अलग अलग तरीके से बेनिफिट लेने की कोशिश करते थे। पहले क्या करते थे लोग, पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था इवन पाकिस्तान की मैक्सिमम आर्मी के जो वेपन्स हैं वो आज भी मेड इन यूएस है। अच्छा, क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यूएसए हैव द बेटर सुपीरियर क्वालिटी देन रशिया। लोग कहते हैं, पता नहीं, मैंने दोनों नहीं चलाए है ना, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं। बट हाँ, ये कहा जाता है कि ये दोनों नेशन इसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। ओपनली का मतलब खुले तरीके से कह रहे हैं कि भाई साहब आई लव पाकिस्तान। हाँ, छावई छाती ठोक के कह रहे हैं, वेरी ठीक है, शुद्ध तक या कलाम छाती ठोक के कह रहे हैं। अब इंडिया के साथ कौन था, वो ये देख रहे थे कि स्थिति के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे किसको किसके साथ मिल रहा है। अभी कोई इनके साथ नहीं, अकेले खड़े। पहला वॉर हुआ तो मलेशिया और सिंगापुर ने कहा हम आपके साथ हैं। जब सेकंड बार इनको पाकिस्तान से लड़ना था तब इनके साथ कोई नहीं था, ना मलेशिया ना सिंगापुर। ये भाग के गए यूएसएसआर के पास और उससे कहा सर आपको जो कंडीशन डालनी है डाल दो, मैं आपसे दोस्ती करूंगा। कह रहा आपका जो मन करे वो लिख दो, मैं साइन करके जा रहा हूं, बस मुझे बचाओ। जैसे होता नहीं, कभी कभार हम बहुत घाटे में हो तो हम कहते हैं मैडम जैसे हो बस हमें बचा लीजिए, यही होता है। आपका जो मन करे आप वो लिखा लीजिएगा, बस अभी बचा लीजिए। वही हमने यूएसएसआर के साथ किया। अब यूएसएसआर से हमने हेल्प तो ले ली,
तो आज क्या हुआ, इंडिया की पोजीशन एशिया में तो अच्छी है, पर एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, और इसी एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, ये इसका और इसका साथ दे रहा है। एशिया में मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है